ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं वो किसानों के साथ। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता हूँ, शायद आपके चैनल से पहली बार मैं दे रहा हूँ किसी सोशल मीडिया। शाहीन बाग आंदोलन और CA/NRC प्रोटेस्ट तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। इसका दूसरे अध्याय की शुरुआत राहुल गांधी जी यहाँ से सड़क पर उतर रहे थे उस वक्त CA/NRC। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं सरकार से कहा कि यू शुड विड्रॉ द बिल, रिपील द बिल। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये देश तालिबान बने। कांग्रेस के नाअहली की भुगतान पूरे देश के लोग क्यों? से राजनीति नहीं होती। हनीमून थोड़ी मना रहे हैं कि जब मन किया तो कर लिया, जब मन किया नहीं हुआ। जिन लोग जो किसान कभी मोदी जी को वोट करते थे, आज वो भी उनके खिलाफ हो गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का NTV मीडिया में। मैं हूं वरुण जौहरी। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और इस पॉलिटिकल चर्चा में हमारे साथ में हैं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के प्रेसिडेंट, जन अधिकार पार्टी JAP के राष्ट्रीय प्रवक्ता शोएब जमई जी। सर, स्वागत है आपका NTV मीडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि आप शाहीन बाग आंदोलन से जुड़े रहे हैं। अभी ये देखा जा रहा है कि ये आंदोलन ऐसा लग रहा है कहीं पीछे छूट गया है। मीडिया चैनलों पर एक नया विषय आ गया है, किसान आंदोलन। और ये जो किसान आंदोलन के पीछे जो एक छूट गया है मुद्दा, वो शाहीन बाग आंदोलन अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शाहीन बाग आंदोलन ने एक रास्ता दिखाया पूरे देश को कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी और जो सत्ता में इतने मदबस्त अहंकारी लोग हैं, ऐसी सत्ता के ख़िलाफ़ भी एक आम आदमी, एक गरीब आदमी भी जो है सड़क पर खड़ा हो सकता है अगर उसके अधिकार का कहीं हनन हो रहा हो, अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा हो, तो खड़े होने के लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया है। और इसी को मुझे लगता है कि जो वो इंस्पिरेशन था शाहीन बाग आंदोलन का, CA/NRC प्रोटेस्ट का, उसको किसानों ने भी समझा, तो अब वो खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शाहीन बाग आंदोलन से जो लोग जुड़े हैं वो किसानों के साथ नहीं जुड़े, बिल्कुल जुड़े हैं, 100% जुड़े हैं। हम हमेशा हर रोज़ यहाँ से उनके साथ समर्थन में खड़े हैं और हमारे कई साथी वहाँ मौजूद रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि शाहीन बाग आंदोलन तो एक सोच थी ना, एक वो सोच थी जो JP वाली सोच थी, जो राम मनोहर लोहिया की सोच थी कि भाई चाहे संसद में बिल बन जाए, चाहे कुछ बन जाए, लेकिन जन सरोकार के मुद्दे पर सड़कों पर आना ज़रूरी है। इसी बुनियाद पर यहाँ से शाहीन बाग। एक बात और मैं आपको बता दूँ कि कई दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई क्या शाहीन बाग आंदोलन में शोएब जमई ही एक है? नहीं मेरे दोस्त, मैं एक उसका एक सिपाही हूँ। बेशक मैंने उसको मीडिया पर रिप्रेजेंट किया, बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ते रहे, ज़मीन पर भी, वहाँ पर लगातार। लेकिन मैं समझता हूँ कि शाहीन बाग आंदोलन में बड़ी तादाद में जो महिलाएं आईं, दादी ने जो इंस्पिरेशन दिया, जो हमारे वॉलंटियर्स ने जो काम किया, उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन को। और जगह जगह जो हमारे CA/NRC प्रोटेस्ट के जो आंदोलनकारी जो मारे गए गोलियों से, उनको यहाँ से समर्पित है ये आंदोलन। एक बार सिंपल तरीके से, एक बिना सियासी भाषा के, क्योंकि सर जनता जो है वो बिल्कुल सिंपल भाषा समझना चाहती है, आप मुझे ये बता दीजिए कि जब CA आया, गृह मंत्री तक ने यह बोला था कि CA से किसी भी भारतवासी की, जो भी देशवासी हैं, इन लोगों की नागरिकता नहीं जाएगी। तो सर जो विरोध था वो किस बात का था? जो विरोध CA के पीछे का था, जब सरकार ये बोल चुकी है कि किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, तो विरोध किस बात का था? सरकार बातों से चलती है या कलम से चलती है? बातों में वज़न होता है ना, जब वज़न होता है तो वो कलम से लिखी हुई चीज़ें होती हैं जो कानून में दर्ज होता है। मैं कहता हूँ कि हमने तो CA का कानून पढ़ा, हमने सब सेक्शन C क्लॉज नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 भी पढ़ा, और जो उस पढ़ने के बाद हम ये मानते हैं कि ये आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है। हम तो उसी के लिए खड़े हुए थे। मैंने ये नहीं कहा कि आप किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी शरणार्थी जो वहाँ पे हैं या इंडियन ओरिजिन के जो हिंदू हैं उनको ना लाइए, लेकिन आप ये धार्मिक भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मैंने ये कहा कि CA/NRC का प्रोटेस्ट तो सिर्फ मुसलमानों का था ही नहीं, हर गरीब, मध्यम तबका, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, सब के लिए था, जिनको लाइनों में लगाना था। आप बताइए ना, 1971 का डॉक्यूमेंट्स, और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लोग कहाँ कहाँ से दिखाते रहेंगे। इस देश में, इस मुल्क में लोगों को ये साबित करना पड़ेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। वो 10,000, 20,000, 1 लाख मान लीजिए कि होंगे घुसपैठिए, जिनको वो इंदिरा गांधी की सरकार ने ही उस वक्त जब पाकिस्तान से जब छीना था बांग्लादेश को, उस वक्त वो आए थे। अब उनके लिए पूरे देश को आप लाइन में लगा देंगे, ये तो बेवकूफ़ी ना। हम तो इसके खिलाफ खड़े हैं। तो शोएब जी, इसका हल क्या है? ये जो आपने खुद बताया कि अगर जो 1 लाख करीबन जो घुसपैठिए आए हैं देश में, क्या हल है? आपको क्या लगता है इसका हल क्या है? जब आसाम में NRC हुई तो हमने उसी वक्त, जब उसके रिज़ल्ट आए, तो मैंने कहा कि आपने 20 लाख लोगों को यहाँ से NRC लिस्ट से बाहर किया ना, और उसमें 20 लाख लोगों में से लगभग 13.5 लाख लोग हिंदू थे।
जो एनआरसी लिस्ट से बाहर थे, जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर जी। पाए, और लगभग 6 लाख के करीब जो है मुसलमान थे। अब आप बताइए कि जो बांग्लादेश से ऐसे शरणार्थी आए, जो हिंदू आए हैं, जो पीड़ित हैं, और मुसलमान भी पीड़ित होगा वहाँ पे, जाहिर सी बात है, जो आया था उस वक्त में, तो क्या आप यहाँ से एक विशेष वर्ग के लोगों को बाहर कर देंगे और दूसरे को रख लेंगे? ये भेदभाव हुआ कि नहीं? ये क्या इस देश की मर्यादा और गरिमा और संवैधानिक मर्यादा के भी खिलाफ है? एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता हूँ, शायद आपके चैनल से पहली बार मैं दे रहा हूँ किसी सोशल मीडिया में, और इसको आप बताइए भी। बिल्कुल। कि शाहीन बाग आंदोलन और CA/NRC प्रोटेस्ट तो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ था। इसका दूसरे अध्याय की शुरुआत इसी महीने 31 जनवरी को कलकत्ता के पार्क सर्कस मैदान से बहुत बड़े जन सम्मेलन के साथ बिगुल बजा के हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 31 जनवरी को शोएब जमई कलकत्ता के पार्क सर्कस में बहुत बड़ा संबोधन है, बहुत बड़ा सम्मेलन है CA/NRC के ख़िलाफ़, जहां से हम बंगाल का बिगुल फूंकने वाले हैं। और फिर आप देखिएगा उसके बाद क्या दंगल होते हैं और क्या समा बनती है, ये तो खैर फिर देश देखिएगा। अगला मेरा सवाल आपसे कृषि बिल पर रहेगा। आप और बाकी विपक्षी पार्टियों के नेता, सारी पार्टियों और उनके नेता विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पर इसके बीच में राकेश टिकैत का एक बयान सामने आता है, जो शायद आपको भी पता होगा, कि उन्होंने बोला कि अगर इस देश में विपक्ष मजबूत होता तो किसानों को सड़क पर बैठना नहीं पड़ता। जब आप लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों वो किसानों को दिख नहीं रहा है? क्यों राकेश टिकैत ने ये बयान दिया? देखिए, उनकी बात बहुत हद तक जायज़ भी है। जब शाहीन बाग आंदोलन हुआ था तब भी हमने उस वक्त कहा था, या तो आप हमारे साथ पूरे तरीके से साथ हो जाइए। उस वक्त भी ऐसा नहीं हुआ था। कई सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चूंकि कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने का दावा करती है, तो उनके नेता सिर्फ ये चाहते थे कि वो हमारे सिर्फ मंच पे आए, भाषण दें और चले जाएं। ये ठीक नहीं था। आप क्यों नहीं राहुल गांधी जी यहाँ से सड़क पर उतर रहे थे उस वक्त CA/NRC को लेकर? सेम यही सवाल राकेश टिकैत जी का है कि जब किसान इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर रहा है, तो राहुल गांधी जी फिर इसी तरीके से सड़क पर टेंट लगा करके क्यों नहीं सोते? दूसरी बात ये है, एक और कि परेशानी ये आ रही थी कि जो पंजाब से आए हुए किसान संगठन और दूसरे संगठन, उनका ये कहना था कि भाई हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट एंट्री नहीं देंगे अपने मंचों पर, और उन्होंने बैन कर रखा था। उनका सर्वसम्मति से पास है, मैं उसका आदर करता हूँ, लेकिन शायद उनको भी इस बात का आभास हुआ कि भाई विपक्षी पार्टियों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है सरकार पे दबाव बनाने का, बहुत बड़ा कैडर होता है, हमको उसको शामिल करना चाहिए। शायद इसी वजह से एक बात और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको और देना चाहूँगा कि 2 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय बैठक, और उसमें किसान संगठन भी शामिल हुए थे। सरनाम सिंह चंचूड़ी की अध्यक्षता में और प्रशांत भूषण जी की अध्यक्षता में जो है वहाँ पर बैठक हुआ, जिसमें हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान जी और कई सारी पार्टियों के MLAs और MPs भी वहाँ पर आए, और उन्होंने जो है अपनी अपनी बातें रखी, और एक तय हुआ कि भाई दिल्ली में हम जनसंसद लगाएंगे, और ये एक संगठन बना है संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा, जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल और सियासी पार्टियों को जो है उसमें आधिकारिक एंट्री दी जाएगी, और जिसकी वजह से ये जन आंदोलन गाँव-गाँव तक, लोगों तक पहुँचे। शोएब जी, आज एक बहुत बड़ी खबर आई है एक और, कि कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये 7 सदस्यों की कमेटी भी बनाई है जो आगे डिसाइड करेंगे और निर्णय लेंगे कि क्या ये लागू होने चाहिए नहीं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये किसानों की जीत है। देखिए, ये छल और धोखा के अलावा कुछ नहीं है। हमने इससे पहले भी चर्चा की थी जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो प्रशांत भूषण जी ने इस बारे में कहा था, और हमने भी इस बात को अंदेशा जताया था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट दरअसल किसानों के समर्थन में ये बात नहीं कही है। जो लोग उछल गए पूरे सोशल मीडिया पे, वाह सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कह दी, सरकार पे थप्पड़ जड़ दिया, मैं बहुत इससे अलग यहाँ से राय रखता हूँ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सरकार को बचाया है। किस तरह से? मैं बताता हूँ। आपको याद होगा जब सेंट्रल विस्टा बनने की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने पहले होल्ड लगा दिया। जब यहाँ से होल्ड कर दिया तो उसका विरोध ख़त्म हो गया। फिर बाद में जब मामला ठंडा बस्ते में चले गया तो फिर उसको यहाँ से हटा दिया था। ठीक इसी तरीके से ये चाहते हैं कि हम ऐसी बात बोल दें जरा किसानों को लगे कि हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट इनके समर्थन में आ रहा है। आपने एक बात गौर किया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं सरकार से कहा कि यू शुड विड्रॉ द बिल, रिपील द बिल, उन्होंने कहा होल्ड पर डाल दो। होल्ड उसके लिए तो उन्होंने कमेटी बना दी ना सर, जो अब डिसाइड करेगी, जो उस पर निर्णय लेगी कि क्या ये लागू होना भी चाहिए कि नहीं। देखिए किसान, मैं एक बात कहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मैंने एक बात कहा, स्वागत है उनका, सम्मान है बहुत बार, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होता। फार्म बिल्स जो है वो किसानों के से तय होंगे,
फार्म बिल्स किसान संगठनों के कंसल्टेंसी से तय हुए हैं। भाई जिनके लिए आप फार्मर्स बिल बना रहे हैं उनसे तो कंसल्ट करेंगे जी। आप क्यों सबकी ज़बरदस्ती भलाई करना चाह रहे हैं जब वो नहीं चाहते हैं? तो आपको लग रहा है, आपके कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सरकार को ही बचा रही है? बिल्कुल बचा रही है और बचाते आई है और यही चल रहा है। शेख जी, कुछ दिन पहले आपने एक बयान दिया था कि बजरंग दल और वीएचपी को बैन कर देना चाहिए भारत से, और इसका आपने आधार बताया था CIA की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उस रिपोर्ट के अंदर BHP और बजरंग दल को मिलिटेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बताया गया है। हालांकि उस रिपोर्ट में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी और जमात उलमाए हिंद को पॉलिटिकल प्रेशराइज ग्रुप्स बताया हुआ है। तो क्या सर सबको बैन कर देना चाहिए? किस तरह से आपको क्यों लगता है कि भारत में BHP बजरंग दल बैन होनी चाहिए? देखिए, मैं चाहता हूं कि जो भी इस देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा है, ऐसे संगठनों को यहाँ से बहिष्कार ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से बैन करना चाहिए। मैं निष्पक्ष भाव से ये कहा कि अगर सिमी बैन हो सकती है तो बजरंग दल और VHP क्यों नहीं बैन हो सकती? मैं तो यही कहता हूँ ना कि इस खूबसूरत मुल्क में, इस देश में हम जैसे आप जैसे लोग रहते हैं, अपनी अपनी मज़हब को प्रोफेस करते हैं, अपनी अपनी संस्कृति में जीते हैं, लेकिन किसी तरह की हिंसात्मक प्रवृत्ति को नहीं दर्शाते और ना ही ये कहते हैं कि हम फलां समाज के लोगों को मार देंगे। इस बात को आप समझिए, इसलिए हमने कहा कि भाई बैन उनको भी करना चाहिए। तो फिर अगर आप ऐसे संगठनों को बैन करते हैं, जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बैन करने की आपने बहुत सारे लोगों को किया भी आपने बैन, और सिमी को भी बैन किया, इसी जमात इस्लामी हिंद का एक हिस्सा था वो सिमी, उसको भी बैन किया। तो आज तक ये जो अपराधी हैं, ये जो आतंकी मानसिकता के लोग, ये खुलेआम छुट्टे क्यों घूम रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा वायलेंस मैनिफेस्टेशन इस देश में हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये देश तालिबान बने, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये देश में उपद्रवी ताकतें जो है इतनी हावी हो जाए कि वो समाज में संघर्ष और समाज में जो है द्वेष भावना पैदा करे। इसी वजह से मैंने कहा था कि इनकी एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और इस रिपोर्ट के बुनियाद पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ दिन पहले आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी एक पोस्ट किया था जिसको आपने बाद में डिलीट कर दिया था। वो पोस्ट था शेख जी मीडिया के ऊपर। आपको मीडिया पर गुस्सा था, आप समझ गए होंगे मैं किस पोस्ट की बात मैं समझ गया। आपको मीडिया तबलीग जमात के वक्त की बात। जी जी, तो आपको मीडिया पर गुस्सा था, क्या क्यों आपने इस तरह का पोस्ट किया था? देखिए, पोस्ट जो था वो जाहिर सी बात है कि भावनात्मक पोस्ट था जी। मैं लगातार मीडिया पर तबलीग जमात के मामले को उठा रहा था, लेकिन मैं लगातार देख रहा था कि रोज़ाना मीडिया एक द्वेष भावना से एक समूह, एक विशेष संप्रदाय और समुदाय के खिलाफ लगातार अनर्गल बातें कर रही थी, जिसका खंडन पुलिस वाले कर रहे थे कि नहीं ये बात गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। कुछ भी अनाप शनाप एवरी डे मतलब ऐसी खबरें आती थी जो 90 से ज़्यादा फेक साबित होती। तो ऐसे वक्त में आदमी क्या करे? ऐसा लगता था कि जैसे ये मीडिया नहीं है बल्कि हमारी दुश्मन है। अब हम जिस तरीके से अपने दुश्मन और विपक्षी पार्टियों के ख़िलाफ़ जैसी हमारी भावनाएं जागृत होती है कभी कभी, तो हमने भी वो जागृत करती। हालांकि मुझे इस बात का खेद हुआ कि मुझे शब्दों का चयन जो है बहुत केयरफुली करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ को रखते हैं। जब देश का किसान गोदी मीडिया के एंकरों को और रिपोर्टरों को ना सिर्फ भगा रहा है बल्कि गाली दे दे के धक्के मार के निकाल रहा है, तो हम तो शाहीन बाग और तबलीग को लेकर आपने कहा कि ये विरोध करते हैं। ये किसानों को कौन बरगलाता है? कोई नहीं बरगला। मैं सबको नहीं कर रहा, मैं पत्रकारों का बहुत सम्मान करता हूँ। एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने ये कहा कि आज के ज़माने में मोदी ही मीडिया है और मीडिया ही मोदी है। तो अगर आप मोदी का विरोध कर रहे हैं तो मीडिया का भी विरोध हो रहा है, और अगर मीडिया में हम किसी एंकर पर चढ़ करके बोलते हैं और उसका विरोध करते हैं तो यानी मोदी का विरोध कर रहे हैं। तो ये सिनोनिम हो गया, हमें तो करना ही। मैं आपके सामने कुछ नाम लूँगा और आपको अपने पर्सनल ओपिनियंस उन नामों पे बताना। पहला नाम है नरेंद्र मोदी, और इसके साथ एक छोटा सा सवाल है मेरा कि नरेंद्र मोदी क्या इस देश के लिए अच्छे प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हैं। क्यों? अच्छे प्रधानमंत्री इसलिए भी नहीं हैं क्योंकि वो अपने देश के लोगों की बात ही नहीं सुनना चाहते।
इस देश में बहुत बड़े बड़े वर्ग ने प्रधानमंत्री जी को आगाह किया, उनको आग्रह किया कि युवा वर्ग ने आग्रह किया। आपने देखा यूट्यूब पे छात्रों का एक चला था जिसमें मोदी जी को डिसलाइक कर रहे थे, उसमें विरोध जताया कि हमारी नौकरियों का क्या होगा, हमारे एग्जामिनेशंस का क्या होगा। किसानों ने विरोध जताया, CA NRC में पूरे देश में दलितों मुसलमानों ने विरोध जताया। तो ये तमाम वर्ग जो विरोध जता रहे हैं, मोदी जी उनकी ज़रा भी नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपनी मन की बात कहते हैं। और जो देश का प्रधानमंत्री 2 कारोबारियों के हाथों बिक चुका हो तो वो देश का अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कि हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य अक्षरों में जो है प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा जाएगा, बल्कि एक ऐसा काला अध्याय और काला दौर होगा जैसे आज हम हिटलर को और फासिस्ट रेजीम को याद करते हैं, नाजीज़ को याद करते हैं। मुझे लगता है आने वाले 50-60 सालों में इस दौर को इसी तरीके से याद किया जाएगा। भाजपा नहीं तो इस देश में किसकी सत्ता होनी चाहिए? अगर भाजपा की सरकार नहीं इस देश में, अगर भाजपा 2024 में हारती है तो किसकी सरकार होनी चाहिए? ऐसी कौन सी पार्टी आपको दिखती है? देखिए, अब तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। मैंने हमेशा कहा है कि संयुक्त विपक्ष की एक पार्टी होनी चाहिए, संयुक्त विपक्ष का एक मोर्चा होना चाहिए जो आकर के लीड करे। मैं थर्ड फ्रंट को लेकर हमेशा वकालत करता हूँ। थर्ड फ्रंट को लेकर इसलिए वकालत करता हूँ कि कांग्रेस का कोई यहाँ से एक तरफा यहाँ से उसमें हस्तक्षेप ना हो और कांग्रेस की कोई यहाँ से मोनोपोली नहीं हो। कोई ज़रूरी नहीं कि इस देश में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी ही राज करे। थर्ड फ्रंट के लिए रास्ते खुलने चाहिए और मैंने हमेशा थर्ड फ्रंट की वकालत। हाँ, उस थर्ड फ्रंट में अगर कांग्रेस भी अपनी भूमिका अदा करती है तो फिर मुझे लगता है कि बहुत बड़ी नेगोशिएटिंग पावर फिर थर्ड फ्रंट के लिए भी होगी और ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि भाजपा से हमारा एक राजनीतिक विरोध हो सकता है, एक मतभेद हो सकता है, लेकिन दुश्मनी नहीं है, मनभेद नहीं है जी। दुश्मनी इसलिए भी नहीं हो सकती है क्योंकि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपनी अपनी तरीके से अपना किस्मत आजमाने की यहाँ से अधिकार है। ठीक है, जनता ने उनको चुना है, वो राज कर रहे हैं, हम विपक्ष में हैं, हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का हिंसा का, किसी भी तरह का आपत्तिजनक शब्दों का मैं कभी भी समर्थन नहीं करता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लोगों को और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चले तो मैं ये कहता हूँ आप हमारे साथ नेगोशिएशन करें। आप यहाँ से क्यों ऐसा शो करते हैं कि आप मुस्लिम विरोधी हैं? आप ये करें कि यहाँ से जो कांग्रेस ने गलतियाँ की हैं सच्चर कमेटी ना लागू करके आप वो लागू कर दें। आप रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिश लागू कर दें। देखिए, सब आपके हो जाएंगे। आप क्यों अपना दुश्मन सबको बनाते हैं? अरे आपको तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन ये कभी सुधरेंगे नहीं। ये तो एक आइडियल फेज़ है जो मैं समझता हूँ कि हो नहीं पाएगा। इसलिए अब वक्त आ गया है कि संयुक्त विपक्ष को बड़ी तौर पर तैयारी करके एक बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। कांग्रेस के नाअहली की भुगतान पूरे देश के लोग क्यों भुगते हैं? तो आप मान रहे हैं इस बात को कि भाजपा के अलावा कोई और पार्टी ऐसी नहीं है जो अकेले देश को संभाल सके, जो सरकार चला सके? देखिए, भाजपा भी अकेले नहीं चला पाती है। मैं एक बात बताऊं, भाजपा के साथ भी कई सहयोगी दल हैं मौजूद। यह अलग बात है कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हैं, लेकिन भाजपा में तो आधे से ज़्यादा लोग कांग्रेस से ही गए हैं ना। भाजपा अकेले दम पर इतनी बड़ी पार्टी हो नहीं सकती थी क्योंकि कांग्रेस के लोग ना जाते उनमें। आधे से ज़्यादा तो उनके नेता कांग्रेस से चले गए वापस, ठीक है ना। तो चलिए, एक ये हुआ कि जो उस तरह की मानसिकता के लोग थे जो छुपे हुए थे कांग्रेस में, बहुत सारे लोगों का सफाया हुआ और भी कुछ लोगों का सफाया होना बाकी है। और जब ये क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो फिर जब वो आए सत्ता में तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा फेज, अच्छा दौर जो है। ठीक है, कांग्रेस की बात चल रही है तो एक सवाल कांग्रेस से ही है मेरा। कांग्रेस का आपको देश में फ्यूचर क्या दिखता है? क्योंकि जिस तरह का प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी का फ्यूचर आपको क्या दिखता है? बहुत डिस्गस्टिंग है, बहुत ही निराशाजनक है। ऐसे राजनीति नहीं होती। हनीमून थोड़ी मना रहे हैं कि जब मन किया तो कर लिया, जब मन किया नहीं हुआ उधर चले गए, उधर चले गए। अरे अभी तो राहुल गांधी जी को किसान आंदोलन में टेंट लगा कर कम से कम अपने बंगले के बाहर टेंट लगा करके यहाँ से धरना दे देते, रामलीला मैदान में धरना आयोजित कर देते। नहीं, आपको किसान संगठन वहाँ मंच पे बोलने देंगे, आप अपना रामलीला मैदान में आयोजित करें। क्या कमी है आपके पास? पैसों की कमी है, लोगों की कमी है। कहाँ चले गए आप? इतनी दिनों से गायब हैं। बिहार इलेक्शन के दौरान ऐसे ही भाई यहाँ से विपक्ष ने इतना बड़ा चंक उनको 70 सीटों का दिया। राहुल गांधी जी से और इन लोगों से इतना भी नहीं हुआ कि सब जगह सीटों पर जा कर के वो रैलियाँ करें, और देखिए क्या लेके 19 सीट लेकर के आए। यही वजह तो है कि आज हम विपक्ष में बैठ गए, वरना बिहार में यहाँ से शासन में होते।
आखिरी सवाल है मेरा कि किसान आंदोलन का आउटकम क्या दिखता है आपको, एट द एंड क्या होगा? क्योंकि दोनों ही अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात पे अड़ी है, किसान अपनी बात पे अड़े हैं, वो हटने को तैयार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज होल्ड डाल दिया है, पर आउटकम क्या निकलेगा? जब जब सत्ता के अंदर तानाशाही आई है तो तानाशाह हारा ही है। चाहे 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, तानाशाह हारता है, जनता जीतती है। जनता से कितना दबाएंगे, जनता से जीत पाएंगे आप? मुझे तो लगता है कि जिन लोग जो किसान कभी मोदी जी को वोट करते थे, आज वो भी उनके खिलाफ हो गए हैं। तो ये थे शुएब जमाई हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए INTV मीडिया के साथ, हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।